आने की कला। एक छोटे से रंगीन शहर की घुमावदार गलियों में, जहां हर घर इंद्रधनुष के एक अलग रंग से रंगा था, आन्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसे पतंगों से गहरा लगाव था। उसके लिए वे सिर्फ कागज और बांस के टुकड़े नहीं थे, बल्कि पंखों वाले सपने थे जो हवा में कहानियां सुनाते थे। और शहर की सबसे अच्छी पतंगे, सबसे जादुई कहानियों वाली पतंगे, ज्ञानेंद्र जी की छोटी आकर्षक खिलौनों की दुकान पर मिलती थी। एक दिन जब सूरज आसमान में सुनहरा रंग घोल रहा था, उसने दुकान की खिड़की में अब तक की सबसे शानदार पतंग देखी। ये एक इंद्रधनुषी फीनिक्स थी जो हवा में नाचने का वादा करती थी। उसके पंख सिंदूरी, केसरिया और बैंगनी रंग के रेशम से बने थे, जो सूर्यास्त के सभी रंगों को दर्शाते थे, और उसकी सुनहरी पूंछ सोने की एक चमकदार नदी की तरह बहती थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कांच के पीछे से ही उड़ान भरने को तैयार हो। मुझे वो पतंग चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी थी। वो एड़ी पर घूमी और घर की ओर दौड़ पड़ी। उसके छोटे पैर पत्थरों पर थपथपा रहे थे और उसका दिल उत्साह से एक ढोल की तरह बज रहा था। मामा, वो दरवाजे से अंदर आते हुए हाँफ रही थी। मैंने सबसे जादुई पतंग देखी है, वो एक फीनिक्स है। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसके बिखरे बालों को सहलाया। मेरी प्यारी आन्या, तुम्हारा पतंगों के लिए प्यार मेरे दिल को भर देता है, लेकिन तुम्हारे कमरे में पहले से ही बहुत सारी पतंगें हैं जो आसमान को छूने का इंतजार कर रही हैं। हमें अपने खर्चों का भी ध्यान रखना होगा। उस रात आन्या ने फीनिक्स पतंग के सपने देखे। उसने सपना देखा कि वो उसे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और नीचे चमकती चांदी की नदियों के ऊपर उड़ा रही है। हवा एक गीत की तरह फुसफुसा रही थी और वे दोनों सितारों के बीच नाच रहे थे और आकाश में आग और रोशनी की एक लकीर खींच रहे थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके कमरे में आई, तो उसे अपने दादाजी की दी हुई एक पुरानी धूल भरी किताब याद आई। ये चमड़े से बंधी हुई थी और पुरानी किताबों की मीठी महक आ रही थी। उसका शीर्षक था मनाने की कला। उसने उसे सबसे ऊंची शेल्फ से उतारा और धूल के छोटे बादल हवा में नाचने लगे। उसने किताब खोली। पहला अध्याय था, दूसरे व्यक्ति को समझो। आन्या ने ज्ञानेंद्र जी के बारे में सोचा। वो सिर्फ एक दुकानदार नहीं थे जो खिलौने बेचते थे, वो एक कलाकार थे। उनकी हर पतंग एक उत्कृष्ट कृति थी जो प्यार और कल्पना से बनाई गई थी। उसने ज्ञानेंद्र जी को समझने का फैसला किया। वो दुकान के पास एक बेंच पर बैठ गई और उन्हें देखती रही। उसने देखा कि कैसे वो हर खिलौने को प्यार से धूल चटाते थे, जैसे कि वे कीमती खजाने हों, और कैसे उनकी आंखें चमक उठती थी जब कोई बच्चा अपनी रोमांचक कहानियों को साझा करने के लिए रुकता था। उसने ये भी देखा कि बहुत से लोग जल्दी में थे। वे बस एक खिलौना खरीदते और चले जाते, उस जादू की सराहना किए बिना जो उसमें लगा था। उन क्षणों में ज्ञानेंद्र जी कभी कभी अपनी ही बनाई हुई चमत्कारों की दुनिया में थोड़े अकेले लगते थे। आन्या पुस्तकालय गई और पतंग बनाने की प्राचीन कला और फीनिक्स के मिथकों के बारे में किताबें पढ़ी। उसने सीखा कि कैसे फीनिक्स राख से उठने वाली आशा और पुनर्जन्म का प्रतीक है। वो तैयार रहना चाहती थी। वो सिर्फ एक ग्राहक नहीं बनना चाहती थी, वो एक पारखी बनना चाहती थी। किताब में दूसरा नियम था, सच्ची दिलचस्पी दिखाओ। आन्या ने एक योजना बनाई। वो दुकान में जाकर पतंग नहीं मांगेगी। वो उसकी कला के बारे में, उसकी प्रेरणा के बारे में और उस कहानी के बारे में पूछेगी जो फीनिक्स को बतानी थी। अगले दिन वो दुकान पर गई। उसका दिल घबराया हुआ था लेकिन दृढ़ था। उसने ज्ञानेंद्र जी से कहा, आपकी पतंगे कला का एक नमूना है। मैंने कभी भी फीनिक्स जैसी खूबसूरत चीज नहीं देखी। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये एक कविता है। आपने उसे कैसे बनाया? ज्ञानेंद्र जी का चेहरा एक दीपक की तरह खिल उठा। किसी ने भी उनके काम में इतनी सच्ची, गहरी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। आह फीनिक्स, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गर्मजोशी से भरी थी। ये सिर्फ एक पतंग नहीं है, ये आशा और पुनर्जन्म की कहानी है। उन्होंने उसे अपनी कार्यशाला दिखाई जो दुकान के पीछे एक जादुई जगह थी। दीवारों पर पतंगों के रेखाचित्र और अधूरे पंख लटके हुए थे। हवा में देवदार की लकड़ी, ताजे पेंट और पिघले हुए गोंद की रचनात्मक महक थी। देखो, उन्होंने कहा, उसे बांस का एक चिकना टुकड़ा दिखाते हुए। ये एक दूर के पहाड़ से आता है जहाँ हवा सबसे शुद्ध होती है, और ये रेशम, इसे हाथ से रंगा जाता है ताकि ये आग की लपटों की तरह दिखे। आन्या ने ध्यान से सुना। फीनिक्स के मिथकों के बारे में अपने नए ज्ञान से सवाल पूछे। क्या इसीलिए आपने इन रंगों का इस्तेमाल किया, राख से उठने का प्रतीक?
ज्ञानेंद्र जी उसकी जिज्ञासा और गहरी समझ से प्रभावित हुए। फिर आन्या ने मनाने की कला का तीसरा और अंतिम नियम लागू किया, एक साझा आधार खोजो। उसने कहा, मुझे भी कहानियां बनाना पसंद है, और उन्हें अपनी छोटी स्केचबुक दिखाई जिसके पन्ने उसके अपने बनाए हुए प्राणियों से भरे थे। ज्ञानेंद्र जी ने उसके चित्र देखे जो काल्पनिक प्राणियों और जादुई स्थानों से भरे थे। उन्होंने उसमें एक युवा कलाकार की आत्मा को, एक साथी कहानीकार को पहचाना। वे घंटों बात करते रहे, पतंगों और कहानियों, सपनों और कला के बारे में। वे अब एक बूढ़े खिलौना बनाने वाले और एक छोटी लड़की नहीं थे। वे दो दोस्त थे जो रचनात्मकता के एक आम धागे से जुड़े हुए थे। जब सूरज ढलने लगा तो जाने का समय हो गया। आन्या ने कहा, मैं उस फीनिक्स पतंग की आशा की कहानी को शहर भर में उड़ाना पसंद करूंगी, ताकि हर कोई आपकी अद्भुत प्रतिभा को देख सके। ज्ञानेंद्र जी मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो उनकी आंखों तक पहुंच गई। उन्होंने कहा, एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा इनाम ये देखना है कि उसकी कला को न केवल देखा जाए बल्कि समझा भी जाए। उन्होंने खिड़की से शानदार फीनिक्स पतंग को नीचे उतारा। ये तुम्हारी है आन्या, उन्होंने धीरे से कहा और उसे पतंग भेंट की। कोई भी सिक्का इसकी कहानी को उतनी अच्छी तरह से नहीं बता सकता जितना तुम्हारा दिल बताएगा। इसे उड़ाओ और इसकी कहानी को हवा में गाओ। आन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने पैसे से पतंग नहीं जीती थी, बल्कि समझ, सम्मान और एक साझा जुनून से जीती थी। उसने सीखा था कि मनाने की कला मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि जुड़ने के बारे में है। अगले दिन वे दोनों शहर के ऊपर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर गए, जहां से पूरा रंगीन शहर दिखाई देता था। ज्ञानेंद्र जी ने आन्या को दिखाया कि हवा को कैसे पकड़ा जाए, कैसे धागे को महसूस किया जाए और पतंग को कैसे छोड़ा जाए ताकि वो उड़ सके। उस दिन से आन्या और फीनिक्स एक अविभाज्य जोड़ी बन गए। वे आसमान में एक साथ नाचते थे, जो सिर्फ एक लड़की और उसकी पतंग की कहानी नहीं, बल्कि दोस्ती, कला और सच्ची अनुनय की शक्ति की कहानी सुनाते थे, जो मांगने से नहीं बल्कि समझने से आती है।